प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश ये राजस्थान में प्रमुख रूप से है। गुर्जर प्रतिहार वंशों की शुरुआत होती है 6ठी शताब्दी से। 6ठी शताब्दी से यानी 6वीं शताब्दी से गुर्जर प्रतिहार वंशों की शुरुआत होती है। तो 6ठी शताब्दी से गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत हो जाती है और इनका प्रमुख शासनकाल 8वीं सदी से 10वीं सदी तक माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि के अग्निकुंड से आबू पर्वत पर हुई और इसमें चार क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहला परमार था। तो इनकी उत्पत्ति के विषय में कहा जाए तो उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से हुई। उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से मानी जाती है। और इस बात को बताया था अमीर रासो यानी प्रतिहार वंश की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से हुई है। इस बात को बताया था चंद्रवरदायी ने। चंद्रवरदायी ने बताया था। अपना एक काव्य था, इनका काव्य था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में बताया था। प्रतिहार अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। यानी कि राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं ये। प्रतिहार, तो प्रतिहार शब्द का अर्थ है रक्षक। प्रतिहार शब्द का अर्थ है रक्षक, यानी कि इन्होंने अरब देश से राजस्थान की रक्षा की थी, इसलिए इनको प्रतिहार कहा जाता है। और गुर्जर का अर्थ होता है कि राजस्थान का ये उत्तर पश्चिमी इलाका, ये जो इलाका है उत्तर पश्चिमी इलाका, इसको पहले प्राचीन काल में गुर्जरात्रा के नाम से जानते थे। गुर्जरात्रा, तो गुर्जरात्रा क्षेत्र के नाम से जानते थे, इसलिए इनको यानी कि इस क्षेत्र का रक्षा करने के कारण इसको गुर्जर कहा जाने लगा, प्रतिहार वंश को। गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत 6ठी शताब्दी से हो जाती है और इन्होंने मंडोर पर शासन किया था सबसे पहले। और मंडोर पर हरिश्चंद्र
हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र ने मंडोर को अपने अधिकार में लिया और मंडोर को अपनी पहली राजधानी बनाया था। तो हरिश्चंद्र इसके मूल संस्थापक माने जाते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के। मंडोर यानी जो मारवाड़ का जो पूरा क्षेत्र था वो पहले गुर्जराता क्षेत्र से जाना जाता था। जोधपुर नाम बाद में रखा गया है। मंडोर फिलहाल में क्या है, जोधपुर में है यहाँ पे। और नागौर जालौर और जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर बाड़मेर, ये सब मारवाड़ क्षेत्र में आते थे। हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल संस्थापक माना जाता है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। और यहाँ की मंदिर स्थापत्य शैली को गुर्जर प्रतिहार शैली के नाम से जाना जाता है तथा महामारू शैली के नाम से जाना जाता है। तो मंदिर स्थापत्य शैली को गुर्जर प्रतिहार शैली और महामारू शैली के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो एक राजधानी राजस्थान में और थी, जो थी भीनमाल, जो भीनमाल जालौर में है, ये भीनमाल। सॉरी, मैं इसको तो जो भीनमाल एक राजधानी थी वो जालौर में है। हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत करते हैं 550 ईस्वी से। 550 ईस्वी से इनकी शुरुआत होती है। और भीनमाल में आता है, भीनमाल को राजधानी बनाता नागभट्ट। नागभट्ट फर्स्ट बनाता है। और नागभट्ट फर्स्ट ही गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुलिकेशिन द्वितीय। पुलिकेशिन पुलिकेशिन सेकंड द्वारा एक अभिलेख, पुलिकेशिन सेकंड ने एहोल नामक अभिलेख लिखा था। एहोल नाम का अभिलेख लिखा था। इस अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि नागभट्ट प्रथम ने प्रतिहार वंश को
वास्तविक प्रसिद्धि दिलाई थी, पहचान दिलाई थी, क्योंकि इन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया था। कन्नौज उस समय भारत का मुख्य केंद्र था शक्ति का। इस कारण वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश की 4 शाखाएं थी। सबसे पहली थी मंडोर। मंडोर जैसलमेर में है। दूसरी थी भीनमाल। ये जालौर में है। तीसरी थी उज्जैन। तीसरी उज्जैन, ये एमपी में है। और ये थी चौथी कन्नौज। ये तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये कन्नौज यूपी में है। यूपी में और ये एमपी में। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम का शासनकाल था 730 ईस्वी से 756 ईस्वी का माना जाता है। और इनका शासनकाल बप्पा रावल के समय था। मारवाड़ का शासक था, मेवाड़ का शासक बप्पा रावल था। और बप्पा रावल के साथ मिलकर के नागभट्ट प्रथम ने सिंध के शासक मोहम्मद बिन कासिम को युद्ध में पराजित किया। नागभट्ट फर्स्ट भीनमाल और उज्जैन दोनों शाखाओं को अपनी राजधानी बनाता है। गुर्जर प्रतिहार वंशों की 4 शाखाएं मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा 26 शाखाएं और बताई। 26 शाखाएं और बताई और ये मुहणोत नैनसी ने बताई। मुहणोत नैनसी। मुहणोत नैनसी। मुहणोत नैनसी ये मेवाड़ के शासक मुहणोत नैनसी महाराजा जसवंत सिंह तो जो महाराजा जसवंत सिंह थे मेवाड़ के, उसके राज्य कवि थे मुहणोत नैनसी। और इन्होंने 26 शाखाएं बताई हैं गुर्जर प्रतिहारों की। गुर्जर प्रतिहार वंशों की चौथी शाखा है कन्नौज। इस कन्नौज पर अधिकार करता है नागभट्ट सेकंड। इस पर अधिकार करता है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट प्रथम तो उज्जैन तक था, यानी भीनमाल से उज्जैन तक था, 2 थी। और कन्नौज पर अधिकार करता नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड कन्नौज के, यानी कि कन्नौज के शासक धर्मपाल के सेनापति को चक्र युद्ध में हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लेता है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड का शासनकाल है 795 से लेकर 833 ईस्वी का। तो 795 में ये कन्नौज पर अधिकार
कर लेता है, यानी इस शासनकाल में। अब हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहारों का त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। तो राजस्थान के ये जो क्षेत्र था, इस पर तो प्रतिहारों का शासक था। और भारत के जो दक्षिण है, इसमें शासन था राष्ट्रकूटों का। राष्ट्रकूटों का। और भारत के जो उत्तर पूरब है, इसमें था पालों का शासन था। और ये था कन्नौज। तो कन्नौज को लेकर के जो लड़ाई हुई थी, उसी को हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रतिहारों ने सबसे पहले आक्रमण किया था, और लास्ट में ये राष्ट्रकूटों को और पालों को हरा करके कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। और कन्नौज पर अधिकार नागभट्ट सेकंड करता है। नागभट्ट सेकंड करता है। और नागभट्ट सेकंड वत्सराज व सुंदर देवी का पुत्र था। नागभट्ट सेकंड कन्नौज पर अधिकार कर लेता, पालों को हरा करके। पालों का शासन था पहले। फिर राष्ट्रकूट नागभट्ट सेकंड को हरा करके कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। नागभट्ट सेकंड की विजयों का वर्णन ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति में। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट सेकंड की विजयों का वर्णन मिलता है। नागभट्ट दानशील था, इसी कारण इनको कर्ण की उपाधि दी गई थी। दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है नागभट्ट सेकंड को। नागभट्ट सेकंड ने गंगा नदी में जल समाधि ली थी। तो इन्होंने गंगा नदी में जल में समाधि ले ली थी नागभट्ट सेकंड ने। अब हम गुर्जर प्रतिहार वंश के मुख्य शासकों के बारे में देखते हैं। नागभट्ट प्रथम, इनका शासनकाल 730 ईस्वी से 760 ईस्वी तक था। नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी में चावड़ों को हरा करके भीनमाल छीन लिया और अपनी राजधानी बनाई। फिर इसके बाद में उज्जैन राजधानी बनाई। और इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे मलेच्छ नाशक, इंद्र के घमंड का नाशक, नारायण की मूर्ति, क्षत्रिय ब्राह्मण और नागव लोक कहा जाता है। इसके बाद में अगला शासक आता है ककुस्थ। यह ककुस्थ, इसका शासनकाल था 760 ईस्वी से 783 ईस्वी तक था। इसने मंडौर में विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ और जैसलमेर में तनोट माता मंदिर के सामने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो इसने 3 विजय स्तंभों का निर्माण, फिर 2 विजय स्तंभों का निर्माण करवाया, 3 विजय स्तंभों का निर्माण करवाया। और ये मंडौर का विजय स्तंभ है, ये दूसरा प्राचीन विजय स्तंभ है। इसके बाद हम अगले शासक की ओर चलते हैं। अगला शासक है वत्सराज। वत्सराज का शासनकाल है 783 ईस्वी से 795 ईस्वी तक। वत्सराज के दरबार कवि का नाम है उद्योतन सूरी, जिसने कुवलयमाल माला नामक ग्रंथ लिखा था। इसी समय ह्वेन सांग ने भीनमाल को पीलो भोलो कहा था।
वत्सराज को उपाधियां दी गई थी। रणहस्तिन व जयवराह की उपाधि दी गई। इसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। और सबसे प्राचीन मंदिर पश्चिमी भारत का है महावीर मंदिर, और यह ओसिया में है। ओसिया यानी जोधपुर में ही है। वत्सराज कन्नौज पर आक्रमण करता है और बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल को पराजित कर देता है। फिर इसके बाद में स्वयं राष्ट्रकूट यानी दक्षिणी भारत के शासक थे राष्ट्रकूट, उनके शासक थे ध्रुव से हार जाता है। अब हम देखते हैं नागभट्ट द्वितीय। इसका शासनकाल 795 ईस्वी से 833 ईस्वी तक था। नागभट्ट द्वितीय को परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि दी गई। इन्होंने कन्नौज पर अधिकार करके कन्नौज को प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया था, यानी कि चौथी शाखा बनाया था। फिर गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट का शासक था गोविंद तृतीय। यह इसको हरा देता है नागभट्ट को। फिर इसके बाद में नागभट्ट गंगा नदी में जल समाधि ले लेता है। फिर आगे देखते हैं हम रामभद्र। फिर रामभद्र भी हार जाता है और कन्नौज पर अधिकार पाल शासकों का हो जाता है, बंगाल शासकों का हो जाता है। फिर आगे चलते हैं मिहिर भोज। अब हम देखते हैं मिहिर भोज प्रथम। इसका शासनकाल 836 से लेकर के 889 ईस्वी तक था। इसको अनेक उपाधियां प्रदान की गई थी। आदि वराह की उपाधि का उल्लेख मिलता है ग्वालियर अभिलेख में। सार्वभौम की उपाधि, मालवा चक्र की उपाधि, श्रीमद आदि वराह की उपाधि, प्रभास पाटन की उपाधि व प्रभास की उपाधि प्रदान की गई थी। इसने अपने पिता को मारकर के पितृहंता की उपाधि ली, यानी कि प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इस कारण इसके काल को प्रतिहारों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी के समय में अरब यात्री सुलेमान भारत आता है और अपनी पुस्तक उल सिंध वल हिंद में बताता है कि मिहिर भोज प्रथम मुसलमानों का शत्रु था। फिर इसके बाद इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लेता है फिर से, यानी सबको, यानी कि बंगाल के शासकों और राष्ट्रकूट के शासकों और कालिंजर के शासकों, यानी तीनों को एक साथ में नर्मदा नदी के किनारे पर हरा देता है और कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। और राजस्थान के जितने भी प्रतिहार है, चौहान है, गोहिल है, कलचुरी है, जो भी शासक थे वो सब इसके सामंत थे। उत्तर प्रदेश का बेग्रामा अभिलेख में मिहिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला कहा गया है। अब हम देखते हैं महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम ये मिहिर भोज का पुत्र था। इसको महाराजाधिराज, परम भट्टारक, रघुकुल चूड़ामणि, महेंद्रायुध, निर्भय नरेश,
महिषपाल, परमेश्वर आदि की उपाधि दी गई। बी.एन. पाठक ये इतिहासकार है भारत के। इन्होंने महेंद्रपाल प्रथम को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना है। तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट है महेंद्रपाल प्रथम। इसके विषय में अनेक लेख मिलते हैं। काठियावाड़, झांसी, अवध, बिहार, शरीफ गया, हजारीबाग, पहाड़पुर, बंगाल के अभिलेखों से इसकी जानकारी मिलती है। महेंद्रपाल प्रथम का राज्य कवि था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, हरविलास, बाल भारत, प्रचंड पांडव, भुवन कोश ये अनेक ग्रंथ लिखे थे। कपूर मंजरी का निर्माण राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के कहने पर किया था। अवंती सुंदर थी। महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम के शासनकाल में अरब यात्री अलम सूदी आया था, जिसने गुर्जर प्रतिहारों को अलम गुर्जर यानी अलम सूदी अपने नाम के आधार पर अलम गुर्जर व गुर्जर राजा कहा, और बोरा के नाम से भी इनको पुकारा था। यहीं से प्रतिहार वंश का पतन शुरू हो जाता है और कन्नौज राष्ट्रकूट यानी कि दक्षिणी भारत के हाथों में चला जाता है।